नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर करने के बाद बनी नई सरकार। नीतीश कुमार ने 8वीं बार ली सीएम पद की शपथ। नीतीश कुमार से नाराज बीजेपी के बड़े नेता उतरे सड़कों पर। धोखा देकर उठाए कदम के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार के बाद किसको क्या विभाग मिलेगा तय हो गया। सीएम शिंदे के पास नगर विकास मंत्रालय और देवेंद्र फडणवीस के पास गृह और वित्त विभाग होगा। पशु तस्करी मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल को एक बार फिर सीबीआई का समन फिर टाला, नहीं हुए पेश। अब तक 10 समन भेज चुकी सीबीआई। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने प्राइवेट न्यूज चैनल को शो कॉज नोटिस जारी कर चैनल को ऑफ एयर कर दिया। पत्रकार को भी किया गिरफ्तार। आज की सबसे पहली खबर बिहार में हुए सियासी घमासान के बाद बनी नई सरकार की। बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर करने के बाद नीतीश कुमार ने आज 8वीं बार सीएम पद की शपथ ली, तो तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ग्रहण की। यह सरकार कुल 7 पार्टियों के सहयोग से मिलकर बनी है, लेकिन जिस मंत्रालय को तेजस्वी यादव अपने हाथ में रखना चाहते थे वो तो खिसक गया। अब नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय रहेगा। डॉक्टर साहब, क्या अब ये नई सरकार बिहार का रंग रूप बदल पाएगी? बिल्कुल रंग रूप बदलना ही चाहिए, ये उम्मीद है। लेकिन ये रंग रूप जो बदलेगा, ये रंग रूप लोग तो यही कह रहे हैं कि अच्छाई की तरफ नहीं, बुराई की तरफ बिहार जो है वो अग्रसर होगा। लालू प्रसाद यादव की एक लेगेसी है, आरजेडी की एक लेगेसी है, और जिस हिसाब से नीतीश कुमार ने पलटी मारी है, लोगों को ये लग रहा है कि वही पुराना जंगल राज फिर से कायम होगा। हालांकि बदलाव प्रकृति का नियम होता है। आरजेडी तेजस्वी यादव एक नए ढंग से पार्टी को लेकर के आगे चल रहे हैं। उम्मीद तो करनी चाहिए कि उनमें कुछ बदलाव होगा, लेकिन ये मत भूलिए कि कई सारी चीज़ें अभी होनी बाकी हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरे थे तो उन्होंने कई सारे वायदे किए थे, जैसे 10 लाख नौकरी, जैसे जो तमाम आंगनबाड़ी की वर्कर्स हैं या आशा वर्कर्स हैं या और भी इस तरह के जो वायदे जो उन्होंने किए थे वो पूरा करने का वक्त आ रहा है। अब अगर उन वादों के ऊपर इस कॉम्बिनेशन के द्वारा कोई काम नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी तो उस मूड में नज़र आ रही है कि वो एक सशक्त विपक्ष की भूमिका जो सड़क पर उतरकर सरकार का विरोध करेगी, ऐसा संकेत भारतीय जनता पार्टी दे रही है। बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है। अभी तक नीतीश कुमार अपनी बातें कह रहे थे, लेकिन अब बीजेपी भी दोस्ती को भूलकर मैदान में उतर आई है और नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है कि धोखा देकर गठबंधन तोड़ देना और नई सरकार बना लेना। नीतीश कुमार के इस कदम के खिलाफ प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के तमाम बड़े नेता धुआंधार धरना दे रहे हैं। वहीं बीजेपी ने नीतीश के अपमान वाले आरोप का जवाब दिया है कि हमने सबका सम्मान किया है, तभी नीतीश को 5 बार सीएम बनाया। डॉक्टर साहब, बीजेपी का अगला कदम क्या होगा बिहार के लिए? देखिए, नीतीश कुमार वो पलटू राम इसलिए उनको कहा जाता है कि वो बहुत ही सफाई से झूठ बोलने में माहिर है। आज एक खुलासा हुआ कि ठीक 2 दिन पहले जब इसकी सुगबुगाहट हो रही थी कि नीतीश कुमार की पार्टी वो अलग राह पे जा सकती है, आरजेडी के साथ गठबंधन कर सकती है, तो उसके बाद जैसे ये मीडिया में ये खबरें आने लगी तो अमित शाह ने फ़ोन किया किरे नीतीश कुमार को और उनसे पूछा कि क्या मीडिया में चल रहा है, सब कुछ ठीक तो है? नीतीश कुमार ने कहा बिल्कुल भाई साहब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोले आपके वो जो अध्यक्ष जी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं। तो नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, उनकी बातों को सीरियसली मत लीजिए। आपके पार्टी में जैसे गिरिराज सिंह हैं जो कुछ कुछ बोलते रहते हैं, ऐसे ही ये भी कुछ कुछ बोलते रहते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अमित शाह जी ने कहा कि अगर कोई शिकायत है तो बताइए,
उसका निदान किया जाएगा। बोले कोई शिकायत नहीं, बस ऐसे ही है। बोले देखिए वो तो ठीक नहीं लगता कि 4-5 जेडीयू के लीडर जो है इस तरह की बातें कह रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने कहा कि आप बिल्कुल भाई साहब चिंता मत कीजिए, कोई अंतर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ स्मूथ है। अब 4-5 लीडर तो नेता है तो कुछ कुछ जाकर के मीडिया में कहेंगे ही। और ठीक 12 घंटे के बाद अमित शाह से आपने ये सब बातें की, आश्वासन दिया कि एवरीथिंग इज वेल, और 12 घंटे के बाद आप जो है पलटी मार देते हैं। तो ये नीतीश कुमार की राजनीति का एक अहम हिस्सा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की मूर्खता है कि अब तक आपको ये बात समझ में नहीं आया। आप पूरे देश भर में अपने बदौलत सरकार बनाने की शक्ति रखते हैं। बिहार में ऐसा कौन से आपके शरीर को लकवा मार दिया है कि आप अपने पैर के ऊपर खड़े नहीं हो सकते? तो गलती नीतीश कुमार की नहीं है। नीतीश कुमार इस तरह की राजनीति वो तो करते ही आए हैं। मूर्खता भारतीय जनता पार्टी की है कि आप अपने कार्यकर्ताओं, अपने लीडर्स, अपने संगठन के ऊपर भरोसा नहीं किया और दूसरी पार्टी के एक टायर्ड एंड रिटायर्ड लीडर को सिर पर बिठा के रखा। तो ये तो होना ही था। और ये बीजेपी के साथ जो हुआ है वो एक सबक है जो भारतीय जनता पार्टी को सीख लेनी चाहिए। बीजेपी बिहार में धोखे से छीनी गई सत्ता को फिर से पाने के लिए पूरी प्लान तैयार कर चुकी है और नीतीश कुमार निशाने पर हैं। तो वहीं महाराष्ट्र में रोज शिंदे सरकार एक एक कदम आगे बढ़ाकर महाराष्ट्र में अपनी पावर बढ़ा रही है। कैबिनेट विस्तार के बाद यह भी तय हो गया है कि किसको क्या विभाग दिए जाएंगे, लेकिन सबसे अहम विभाग जो शिंदे और फडणवीस के पास रहेंगे। सीएम शिंदे नगर विकास मंत्रालय अपने पास रखेंगे और देवेंद्र फडणवीस के पास गृह और वित्त विभाग होगा। डॉक्टर साहब, विभाग भी बढ़ गए हैं, अब आगे की क्या रणनीति? देखिए बात बिल्कुल साफ है। जो शिंदे साहब के पास जो डिपार्टमेंट पहले से था वो डिपार्टमेंट उनको दिया गया है। और चूंकि इस पूरे गठबंधन में जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा है क्योंकि इनके पास ज़्यादा विधायक हैं और अभी एक स्ट्रेटजी के तहत एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया है। लेकिन जब चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पे ही चुनाव लड़ेगी। ये इसलिए जो तमाम इंपॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं वो डिप्टी सीएम को दिया गया है, फाइनेंस और होम। इससे इंपॉर्टेंट कोई दूसरा मंत्रालय नहीं होता। और इसलिए ये जो मूव है ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हर कदम फूंक फूंक के रख रही है। बिहार में भी गच्चा खाई है, फिर कोई नीतीश कुमार की तरह उनको कोई धोखा देकर के आगे ना निकल जाए या फिर आपको आपकी जिसको जग हसाई ना हो। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो तमाम जो इम्पोर्टेंट जो पोर्टफोलियोज हैं वो अपने पास रखा है। जी डॉक्टर साहब, शिंदे सरकार का अगला निशाना शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर है जिसका फैसला हो जाएगा, लेकिन टीएमसी के नेता अनुब्रत मंडल का फैसला करने के लिए सीबीआई बार बार बुला रही है और नेताजी बहाने बना रहे हैं। अब तक पशु तस्करी मामले में फंसे नेताजी को सीबीआई पूछताछ के लिए 10 समन भेज चुकी है। आज भी अधिकारी घर तक समन देने गए कि नेताजी ये न कह पाए कि समन मिला नहीं, लेकिन खुद को सीबीआई से बचाने के लिए अनुब्रत मंडल डॉक्टर का फर्जी प्रिस्क्रिप्शन बनवा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर का दावा है कि कोई अनुब्रत को प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखा गया। डॉक्टर का ऑडियो वायरल हो गया है, इससे हड़कंप मच चुका है। डॉक्टर साहब, अनुब्रत मंडल क्यों पेश नहीं हो रहे हैं 10-10 समन भेजे जाने के बाद? देखिए ऑलरेडी ये केस बहुत ही एडवांस स्टेज पे है। गौ तस्करी बंगाल में बहुत धड़ल्ले हो रहा था। इसके ऊपर जांच बैठती है, सीबीआई जांच करती है। 2-3 तस्करी में बताया ना, बंगाल बॉर्डर के ऊपर हर तरह का कुकर्म हो रहा है और किस तरीके से वहाँ पे गायों को वहाँ पे कटने के लिए बाहर भेज दिया जा रहा था, उसका सरगना भी जो है वो टीएमसी का पूरा नेटवर्क। हम बार बार इस बात को कहते आ रहे हैं कि जिस हिसाब से कुछ स्कैम, कुछ घोटाले
इंडिविजुअल लेवल पे किए जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिसके लिए पूरे सिस्टम को लगना पड़ता है। तो गौ तस्करी भी वैसा ही है कि बंगाल की सड़कों से इन गायों को आप ट्रांसपोर्ट करते हुए बॉर्डर पे लेके जाते हैं, बॉर्डर से फिर उसको उस पार कराते हैं। तो इस तस्करी में ममता बनर्जी का एक और बड़ा नज़दीकी ये अनुव्रत मंडल ये फंसा हुआ है। 10 समन्स डाल दिए गए हैं, ये भागा भागा फिर रहा है। जहाँ तक हमारी जानकारी ये कह रही है कि वो इस बार फिर आज उनको पहुँचना था, वो नहीं पहुँचे और वो इस फिराक में है कि वो मेडिकल ग्राउंड बता के सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दें कि भाई उनको गिरफ्तारी से बरी कर दी जाए, कि मुझे गिरफ्तार ना किया जाए, मैं कोऑपरेट करूंगा। लेकिन इस चक्कर में इन्होंने वही गलतियां की हैं जो गलती महाराष्ट्र में अनिल देशमुख ने की थी। उन्होंने भी इस तरह के समन का निरादर किया था। 6 समन वो गए नहीं, तो आप गए नहीं, तो जब आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा, जब कोर्ट में जब जिरा होगी, तो लोग यही कहेंगे कि देखिए ये बचने के लिए सारा कुछ कर रहा है, ही इज़ नॉट कोऑपरेटिंग। और ऐसे केसेस में चाहे आप नेता हो चाहे अभिनेता हो, जेल जाना पड़ सकता है। तो एक और मंत्री, एक और लाडला, एक और बड़ा लीडर टीएमसी का, वो जेल जाने की तैयारी ऑलरेडी उसकी हो गई। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर में बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। पाकिस्तान में एक न्यूज चैनल को रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ऑफ एयर किए जाने के बाद चैनल के वरिष्ठ वाइस प्रेसिडेंट अम्माद यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें कराची से गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने प्राइवेट न्यूज चैनल को एक शो कॉज नोटिस जारी कर चैनल को बंद करवा दिया, जिसके बाद चैनल को ऑफ एयर कर दिया गया था और मीडिया पर पाबंदी भी लगा दी गई थी। डॉक्टर साहब, आखिर क्या हो रहा है ये पाकिस्तान? देखिए, ये इंपॉर्टेंट खबर इसलिए है क्योंकि वहां के सिस्टम को आप समझिए, टेलीविजन चैनलों के ऊपर, मीडिया के ऊपर वहां पे आर्मी का पूरे तरीके से कंट्रोल होता है। ये जो अथॉरिटी है, इसको पैमरा कहते हैं पाकिस्तान के अंदर में। जब आप ऐसी सरकार जिसे आर्मी ने इंस्टॉल किया हो, आप अगर उसके खिलाफ बोलेंगे, ये पैमरा के जरिए आपके ऊपर बैन लगा दिया जाएगा। कोई एंकर सरकार के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ कुछ बोलता, उस पर बैन लगा दिया जाता। कोई टेलीविजन चैनल बोलता तो टेलीविजन चैनल को बंद कर दिया जाता। वो घुस जाते आर्मी वाले, सारे एंकर संकर, सारा कैमरा वैमरा सी सब कुछ बंद, खत्म कहानी। अब ये जो एक्शन लिया जा रहा है, ये इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ये इमरान खान की तारीफ करने वाले लोग थे। मतलब आप समझिए, यहाँ हिंदुस्तान में लुटियन जोन में बैठे हुए सारे लोग वो कहते हैं कि पाकिस्तान में थ्योरी है कि पाकिस्तान में मीडिया ज़्यादा फ्री है। हिंदुस्तान में मीडिया फ्री नहीं है। यहाँ गोदी मीडिया है तो ये है तो वो 10 तरह की चीज़ें बताते हैं, लेकिन ये इस तरह की खबरें ये कभी नहीं बताएंगे पाकिस्तान के बारे में कि वहाँ मीडिया पूरी तरीके से कंट्रोल्ड है। अब तो बंद हो गया, लेकिन कुछ समय पहले तक यूपीए के दौरान भी आप देखते होंगे इंडिया पाकिस्तान में डिबेट चलता था और कई सारे पाकिस्तानी एक्सपर्ट जो है वो गाली खाने के लिए यहाँ बैठते थे। सिस्टम ये है कि हिंदुस्तान से तो कोई भी जाकर के वो बोल सकता है, वो पैनल में जा सकते हैं, लेकिन इंडियन टेलीविजन चैनल पे आने के लिए भी वहाँ आईएसआई से क्लियरेंस मिलती है। ये सब ये एमरा पैमरा जो गेस्ट और ये सारा सिस्टम वो वहाँ आईएसआई कंट्रोल करती है और इसीलिए वो क्लियर होता था पहले कि भाई इनको इजाज़त है जाकर के बोलिए, तो आर्मी के पर्सपेक्टिव से ही वो टेलीविज़न चैनल पे आकर के बहस कर सकते हैं और जो उस लाइन को तोड़ता है, मालूम चलता है कि आप देखिए अचानक से कोई पत्रकार जो है अभी लाहौर कराची से लाइव दे रहा था, कुछ 1 महीने के बाद मालूम चलता है लंदन भाग गया। अब वो लंदन से ही कुछ बोलता है, तब वो पाकिस्तान के खिलाफ भी बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ पे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान के अंदर में डेमोक्रेसी नहीं है
और ये जो लुटियन पत्रकारों का जो जत्था है, ये जो बार बार ये थ्योरी दी जाती है कि पाकिस्तान की मीडिया ज़्यादा फ्री है, वो इस खबर से चकनाचूर होती। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।